कनाडा में जी लॉयर्स के लिए दो तरह या तीन तरह का स्कोप होता है। कुछ लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो उन्होंने कोई एम्प्लॉयमेंट करनी है, तो फिर इन हाउस काउंसिल का कॉन्सेप्ट कनाडा में बहुत ज़्यादा है। कनाडा में बहुत सारी जो कॉरपोरेशंस हैं, कंपनीज हैं, जो बिजनेस एंटिटीज़ हैं, वो लॉयर्स को रखती हैं, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कानूनदान के साथ मैं हूं बैत मोहम्मद अजीज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अमार अहमद। आप कनाडा में प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर एंड सॉलिसिटर हैं। आज हम इनसे इनके बारे में जानेंगे कि अगर एक लॉयर ने कनाडा में प्रैक्टिस करनी है तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है और उसका क्या प्रोसीजर है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? आप ठीक है? जी बिल्कुल ठीक जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सर पहले तो मैं बताएं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कनाडा में, तो अगर एक लॉयर ने हु इज़ नॉट द सिटीजन ऑफ कनाडा प्रैक्टिस करनी है कनाडा में, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? कनाडा में जी देखें, अगर आप कोई भी यहाँ से लॉ ग्रेजुएट हैं, पहली बात तो ये है कि प्रैक्टिसिंग लॉयर पाकिस्तान में होना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। ऑल यंग ग्रेजुएट्स दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। आप NCA एक नेशनल कमेटी ऑन एक्रेडिटेशन, एक गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का एक अदारा है। आप उनको ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, आप उनकी फ़ीस पे करते हैं, आप अपनी साथ CV या रेज्यूमे साथ अटैच करते हैं। वो आपको बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंसी वो आपको सब्जेक्ट्स असाइन कर देते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आजकल वो 6 सब्जेक्ट्स असाइन कर रहे हैं, जो भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या आसपास जो कॉमन लॉ कंट्रीज़ हैं वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप ये है कि आपने फिर उस सब्जेक्ट्स की एग्ज़ाम देना है। इस एग्ज़ाम की अच्छी बात ये है कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको कनाडा में प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं है। आप पाकिस्तान में, लाहौर में, किसी भी शहर में बैठ के, अपने ऑफिस में, घर में बैठ के आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। सर बताएं, अगर हम वहाँ के सिटीज़न नहीं हैं कनाडा के, वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए, NCA के एग्ज़ाम्स देने के लिए आप, और फिर वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आपका वहाँ का सिटीज़न होना कंपल्सरी है? देखें जी, ये 2 स्टेप्स हैं। NCA के एग्ज़ाम्स पास करने के लिए, जो कि एक फर्स्ट स्टेप है कनाडा में बैरिस्टर एंड सॉलिसिटर बनने के लिए, उसके लिए आपकी कनाडा में प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं है। उसके लिए कनाडा का वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है। आप अपने किसी भी सिटी या कंट्री में बैठ के आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन NCA का प्रोसेस एक फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद आपने बार के एग्ज़ाम्स पास करने होते हैं। बार के एग्ज़ाम्स देने के लिए फिर आपकी कनाडा में रिक्वायरमेंट प्रेजेंस रिक्वायर्ड है। पिछले साल 2 साल पहले कोविड की वजह से कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये भी अलाउ कर दिया था कि आप बार के एग्ज़ाम्स भी अपने कंट्री में बैठ के दे सकते हैं। लेकिन अब पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं। आजकल करंट पॉलिसी ये है कि आप NCA के एग्ज़ाम्स तो अपने होम कंट्री में बैठ के दे सकते हैं, लेकिन जो बार के एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए आपको वहाँ के कनाडा में आपकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड है। सर, इस सारे प्रोसीजर की, इस डिग्री की, व्हाट वुड बी द एस्टिमेटेड कॉस्ट? हाँ जी, इसमें एक सब्जेक्ट की NCA के लिए फ़ीस अराउंड 450 कैनेडियन डॉलर इसकी फ़ीस होती है। वो आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके पे करते हैं, और ये एग्ज़ाम्स साल में 12 दफ़ा ये एग्ज़ाम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर NCA की असेसमेंट आपको आ गई और आपने एग्ज़ाम्स लिखने हैं कैनेडियन क्रिमिनल लॉ, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कैनेडियन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो हर महीने NCA 1 साल का शेड्यूल पहले से ही पोस्ट कर देता है। वो उनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होता है। जब भी आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाएं, आप वो एग्ज़ाम को राइट कर सकते हैं। अच्छा सर, NCA की तो आपने कॉस्ट का जिक्र कर दिया, उसके बाद जो बार और सॉलिसिटर बनना है, ये भी कॉस्ट उसी में कवर होती है या फिर ये एक अलग कॉस्ट है? बार का प्रोसेस कनाडा में एक प्रोविंशियल प्रोसेस है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान में भी आपका लाइसेंस प्रोविंशियल लाइसेंस होता है। जैसे पंजाब का अलग है, सिंध का अलग है और बलूचिस्तान का अलग है। सेम रूल अप्लाइज इन कनाडा। कनाडा में वी हैव 10 प्रोविंसेस, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, ये फेमस प्रोविंसेस हैं।
तो बार का प्रोसेस हर प्रोविंस या स्टेट में डिफरेंट होता है, तो कॉस्ट भी उस हिसाब से फिर डिफरेंट हो जाती है। ठीक हो गया सर। अच्छा, मुझे इसमें बताइएगा कि इसका आगे स्कोप क्या है, मतलब कनाडा में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अ लॉयर, फॉर अ यंग लॉयर, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसी है? कनाडा में जी लॉयर्स के लिए 2 तरह या 3 तरह का स्कोप होता है। कुछ लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो उन्होंने कोई एम्प्लॉयमेंट करनी है, तो फिर इन हाउस काउंसिल का कॉन्सेप्ट कनाडा में बहुत ज़्यादा है। कनाडा में बहुत सारी जो कॉरपोरेशंस हैं, कंपनीज हैं, जो बिजनेस एंटिटीज़ हैं, वो लॉयर्स को रखती हैं, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमने एम्प्लॉयमेंट नहीं करनी और अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करनी है। आप अपनी सोलो प्रैक्टिशनर के तौर पे आप अपना ऑफिस खोल सकते हैं और इमिग्रेशन लॉ की प्रैक्टिस कर लें या रियल एस्टेट की प्रैक्टिस कर लें। थर्ड ऑप्शन ये होती है कि आप जो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लॉयर्स होते हैं, तो आप एज अ गवर्नमेंट लॉयर के तौर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन ये होती है कि कनाडा में काफ़ी बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स होती हैं, जैसे एक लॉ फर्म में 100 लॉयर्स, 150 लॉयर्स भी हो सकते हैं, और वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स बने होते हैं कि ये सिविल का है, फैमिली का है, कॉर्पोरेट का है। तो जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो उस फील्ड में भी आपकी हायरिंग हो सकती है। वैसे भी कनाडा में लॉयर का रोल, उन्होंने बहुत सारे जो डे टू डे अफेयर्स हैं उनके अंदर उसका रोल कंपलसरी कर दिया हुआ है। जैसे अगर उमैर ने अपना हाउस सेल करना है और अमार ने परचेज़ करना है, तो ये लॉयर की इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं हो सकता। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान में शायद ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि सेलर ने बेचना है, परचेज़र ने ख़रीदना है, तो आप डायरेक्ट डील कर सकते हैं, लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं है। तो वो बहुत सारे अफेयर्स में जब तक आप किसी लॉयर को रिटेन नहीं करते तो आप आगे फर्दर मूव नहीं कर सकते, तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ या स्कोप बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस डिस्कशन से लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड किसी भी व्यूअर को कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पोस्ट करें, सो आई एम हैप्पी टू आंसर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। थैंक यू फॉर हैविंग मी।